कक्षा 10वीं बहुपद प्रश्नावली 2.2 का अगला प्रश्न हमने लिया है। 4x की घात ऋण 4x धन 1 के शून्य ज्ञात करते हुए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दिया गया बहुपद अब हम यहाँ देखेंगे बहुपद किस चर के साथ है, s। तो हम इसको लिखेंगे PS बराबर 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1, ये हमारा बहुपद है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए ज़रूरी है कि इसके हम गुणनखंड प्राप्त करें। तो गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमारे पास तरीका ये है, यहाँ अचर पद देखें 1 है और x वर्ग का गुणांक 4 है। तो 4 और 1 ये 2 अंक प्राप्त हुए। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 4 और 1 5। हमारा मध्य पद 5 नहीं है, हमारा मध्य पद है ऋण 4। अब घटाते हैं, यदि हम हैं 4 में से 1 घटाया तो कितना प्राप्त होगा 3। मध्य पद 3 भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अब इससे इन दोनों को गुणा करने पे हमें एक संख्या प्राप्त होती है 4। अब इस 4 के हमें देखना है कि और ये 4 किस पहाड़े में आएगा। जैसे हम शुरू करते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखते हैं हम, यदि हम अब हमें 2 अंक प्राप्त हुए 2 और 2, ये किसके गुणनखंड है 4 के। तो 2 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 4। तो 4 हमारी संख्या यहाँ दिख रही है, मध्य पद 4 दिख रहा है, परंतु यहाँ ऋण का 4 है। तो हम गणित में जानते हैं कि समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। अब समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ना है और ऋण का लाना है, अर्थात हम 2 का ऋण का रखेंगे और ये दूसरा 2 भी हम ऋण का 2 रखेंगे। तो ऋण 2 और ऋण 2 मिलके ऋण 4 प्राप्त होंगे। अब इसको हम 3 पद से 4 पद बनाते हैं। अब इसे हम लिखेंगे 4s की घात 2 ऋण 2s ऋण 2s धन 1। 4s की घात 2 ऋण 4 और s के साथ हमने ये ऋण 2s और दूसरा वाला ऋण 2s और धन 1। अब इसके हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अब हम देखेंगे कि चूँकि घात 2 है इसलिए 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। हम 2 ब्रैकेट लिख लेते हैं, बना लेते हैं इस प्रकार से। अब इनमें जोड़ी बनाते हुए देखें हम, यहाँ पर एक जोड़ी बन रही है और एक जोड़ी यहाँ पर बन रही है। अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं संख्या क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ 4 और यहाँ है 2, तो 4 निकल नहीं सकता क्योंकि 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है। परंतु 4 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणित 2, अर्थात इसमें 2 2 हैं गुणनखंड के रूप में। जैसे ये देखें आप, 2 गुणित 2 बराबर 4। तो 1 2 को हम कर देते हैं बाहर और 1 2 को हम कर देते हैं अंदर, इस प्रकार से। अब देखें अक्षर क्या है s की घात 2। s की घात 2 का तात्पर्य s गुणित s, s गुणित s। तो 1 s बाहर हो जाएगा और 1 s अंदर हो जाएगा। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ ऋण लगा है, ऋण लगाएंगे। अब चूँकि 2s जो लिखा है ये पूरा का पूरा 2s हमारा बाहर चला गया है। अब यहाँ पर कुछ तो लिखना है। तो गणित में हम जानते हैं कि हर पद का गुणांक क्या होता है 1। हर पद में 1 का गुणा होता है। तो 2s हमारा बाहर चला गया तो बचेगा क्या सिर्फ 1। ये अब इसी को हम रिपीट करेंगे, 2s ऋण 1 रिपीट कर दिया। अब इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, ये 2 पद का काम यहाँ हो चुका है। अब ये
2s और 1, देखें आप 2s और 1 दोनों के दोनों यहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ चिन्ह है ऋण का, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ऋण। अब इसके आगे हमें संख्या लिखना है, तो संख्या लिखना है। जो 2s और 1 दिख रहे हैं हमको, ये दोनों के दोनों इसके अंदर है, तो इन पूरे का गुणांक भी क्या होगा, 1। तो इसके स्थान में हम क्या लिख देंगे, 1। अब देखें, ये 2s ऋण 1 और 2s ऋण 1, इनको हम एक कोष्टक में लिखेंगे, 2s ऋण 1। दूसरे कोष्टक में जो कुछ भी बचा है इनको लिखने के बाद, अर्थात 2s ऋण 1 को उभयनिष्ठ लेने के बाद देखेंगे हम यहाँ पर 2s लिखा है, 2s लिखेंगे। ये हमारा लिख चुके हैं हम, ऋण है, ऋण, संख्या है 1, और इसको हम पहले लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1 के गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब गुणनखंड प्राप्त होने के बाद हमें पहुंचना है शून्यक तक, अर्थात हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के शून्यकों शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए ठीक। तो शून्यकों के लिए हम लिखेंगे इसमें PS बराबर 0, और PS हमारा क्या निकला है, 2s ऋण 1 पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड 2s ऋण 1। तो लिखेंगे 2s ऋण 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2s ऋण 1 बराबर 0। अब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे, और हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों गुणनखंड कैसे हैं, समान हैं। तो एक का मान जो होगा वही दूसरे का मान भी होगा, क्योंकि गुणनखंड दोनों समान हैं। अब हम करते हैं 2s ऋण 1 बराबर 0। तो 2s बराबर ऋण का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में जानते हैं हम चिन्ह बदल जाते हैं, तो ऋण का हो जाएगा धन 1। s बराबर, अब 1 हमने इस तरह का लिखा और s चाहिए, ये तो 2s हैं, तो 2 कहाँ जाएगा, 2 है गणित के नियम से, 2 है गुणित के रूप में, तो गुणित की संख्या कहाँ जाती है, भागित में, तो ये बटे 2। तो s का मान आ गया 1/2। पहला गुणनखंड हमारा या पहला शून्यक हमारा क्या ज्ञात हो गया, 1/2, तथा इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार s बराबर 1/2। ये बहुपद की घात 2 है, 2 शून्यक प्राप्त होंगे। इस प्रश्न में यह विशेषता हमको देखने को मिली कि शून्यक जो हैं दोनों के दोनों समान हैं। अब हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात होने के बाद शून्यकों, अर्थात पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक, तथा गुणांकों, गुणांक हमारे कौन कौन से हैं ये देखें हम पहले। s का गुणांक है ऋण 4 और s वर्ग का गुणांक है धन 4, और अचर पद है हमारा 1। इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम वो 2 रास्ते देखेंगे। पहला रास्ता है शून्यकों का योगफल और दूसरा रास्ता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर
जोड़ देंगे शून्य को। पहला शून्य है 1/2, धन 1/2। 1/2 को हम किस रूप में जानते हैं? आधा, और ये भी आधा है। आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 1। क्या प्राप्त होगा हमें? 1। और इसके बराबर हम लिखते हैं ऋण b/a, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है? ऋण b/a। b अर्थात मध्य पद और a अर्थात b अर्थात मध्य पद का गुणांक, और जो a है वो x वर्ग का गुणांक है। अब इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ मध्य पद कितना है? ऋण 4, और a आपका धन 4 है, परंतु यहाँ तो 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 4/4। 4/4 माने 1। बराबर देखें अब आप, ऋण x का गुणांक, x का गुणांक ये। तो अब s नहीं, x नहीं लिखेंगे, हमारा बहुपद जो है s के रूप में दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक, s वर्ग का गुणांक। बस यही समझने की बात है कि आधा और आधा को जोड़े तो हमें 1 प्राप्त हुआ। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/4, क्योंकि 4 एकम 4। वो इसलिए 4 लिखा गया क्योंकि यहाँ मध्य पद क्या है? 4 है, यहाँ भी क्या है? 4 है, तो उसके लिखने से हमें 1 प्राप्त होता है, और यही हमारा ऋण b है। b अर्थात मध्य पद है, देखिए आप ऋण का है। तो 4 ऋण का सही है, x वर्ग का गुणांक 4 ये भी सही है। तो इस प्रकार से एक जांच हो जाती है। दूसरी जांच करने के लिए हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल करने के लिए हमें क्या है? शून्यकों का गुणा करना है। पहला शून्यक हमारे पास 1/2 है, दूसरा शून्यक हमारे पास 1/2 है। दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अंश अंश का गुणा करेंगे तो अंश में 1 है, इधर भी 1 है, अंश का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। और हर का गुणा, तो हर में क्या दिया है? 2, यहाँ पर भी क्या दिया है? 2, तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 1/4। अब देख लें 1/4 बराबर क्या है? c/a। इसको हम क्या लिखते हैं? c/a बराबर क्या लिख सकते हैं हम? अचर पद, अचर पद। c क्या है? अचर पद। देखिए 1 है कि नहीं है? है, यहाँ अचर पद 1 है, और बटे में x वर्ग का, x वर्ग नहीं सॉरी s वर्ग का गुणांक, s वर्ग का गुणांक। तो s वर्ग का गुणांक 4, ये देखिए 4 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल इस प्रकार से हल करेंगे। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। ये प्रश्न है अब हमारे सामने, t वर्ग ऋण 15 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पद नहीं हैं, अब हमारे पास हैं 2 पद। अब चर क्या है? यहाँ पर t है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं pt बराबर t का वर्ग ऋण 15, ये लिखा हमने। अब इसका मध्य पद नहीं है, ये अचर पद है,
मध्य पद क्या होता? टी, जिसका गुणांक क्या होता? टी। तो वह पद यहाँ नहीं है, अर्थात वह 0 है। और ये हो गया आपका टी वर्ग। अब इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं टी की घात 2 ऋण करणी में 15 की घात 2। देखिए अब मज़ेदार बात है गणित में। करणी में 15, उसकी घात 2। हम पिछली कक्षाओं में भी जानते हैं कि करणी 5 है, गुणित करणी 5, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5। करणी 7 है, गुणित करणी 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7। तो उसी प्रकार से करणी 15 गुणित करणी 15, अर्थात करणी 15 की घात 2। यहाँ क्या हो जाता? करणी 5 की घात 2, करणी 7 की घात 2, तो यहाँ करणी 15 की घात 2। तो करणी 15, यहाँ भी माने करणी 15, तो कितना आएगा? 15। तो इस 15 की जगह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, जो भी हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो एक बार ए और बी दोनों को जोड़ा जाता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ए ऋण बी। कैसे होगा? इसमें ए के स्थान पे कौन है? टी। देखिए टी लिखा हमने, और यहाँ क्या लिख लेना है? 15। इस तरीके से, और सरलता के लिए टी। फिर आप लिखें यहाँ पे टी, और यहाँ लिखें थोड़ा स्पेस छोड़ के 15। एक बार आप जोड़िए और एक बार आप घटाइए। तो ये कहाँ से आया है? ये हमें लिख देना है। ए वर्ग ऋण बी वर्ग के प्रयोग से, ये। अब दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें। एक हो गया टी धन करणी 15 और दूसरा हो गया टी ऋण करणी 15। अब हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए, शून्यक या शून्यकों कह दें, क्योंकि हमें एक से अधिक शून्यक हैं। तो शून्यकों के लिए ये हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? पी टी बराबर 0। पहला हम अब पी टी हमने गुणनखंड निकाला। अब इन दोनों ब्रैकेटों को लिखेंगे टी धन करणी 15, दूसरे ब्रैकेट में टी ऋण करणी 15 बराबर 0। अब देखिए एक बार हम इस टी को रखेंगे, टी धन करणी 15 बराबर 0, तथा इसको भी लिख लेते हैं हम साथ ही साथ, तथा टी ऋण करणी 15 बराबर 0। अब टी का निकालना है मान, तो टी हम यहाँ रखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये पूरा करणी 15 है, इसका चिन्ह किससे है मानेंगे हम? धन। तो जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा, ऋण करणी 15। और इसको निकालेंगे हम तो टी बराबर ऋण का है, पक्षांतर होने पे धन का हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं अतः शून्यक, अतः, और अच्छे से लिखें हम बहुपद के शून्यक ऋण करणी 15 व धन करणी 15 है। अब शून्यक ज्ञात हो चुके। अब हमें आगे का प्रश्न हल करना है। आगे का प्रश्न हल करने के लिए शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अर्थात कहने का मतलब इसमें दो रास्ते, पहला रास्ता शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a, दूसरा रास्ता शून्यकों का गुणनफल c बटे a। अब हम शुरू करते हैं। पहला हम लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, पहला शून्य क्या है, ऋण करणी 15, दूसरा शून्य क्या है, धन करणी 15। दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब देखते हैं, संख्याएं समान हैं, चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। और बराबर ऋण b बटे a, तो 0 आ गया। b किस में होता है, मध्य पद में। क्या हमारे प्रश्न में मध्य पद है, नहीं है, मध्य पद नहीं है अर्थात 0। तो यह बात सिद्ध हो गई कि 0 है। बस अब हम इसको यहाँ आगे क्या लिखना है, ये ऋण लगाते हुए ऋण, और क्या लिखना है, t, यहाँ चर क्या है, t, तो लिखेंगे t का गुणांक, t का गुणांक बटे t वर्ग का गुणांक, t वर्ग का गुणांक। देखिए अब आप, तो t का गुणांक इसमें है ही नहीं, 0 है, ये 0 आ गया, सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से जांच हो गई, पहली जांच। दूसरी जांच, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक हमारे पास ऋण के करणी 15 ब्रैकेट में रखा, दूसरा है हमारे पास धन के करणी 15, ये हो गए। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा, तो ये ऋण का है, ये धन का, तो धन और ऋण का गुणा ऋण, और करणी 15 गुणित करणी 15। देखिए आप यहाँ पे करणी 5 और करणी 5 समान संख्या होती हैं, करणी होती तो हम क्या लिखते हैं 5, करणी 7 गुणित करणी 7 तो हम लिखते हैं 7। उसी प्रकार करणी 15 और करणी 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 बराबर, चलिए आगे लिखते हैं, बराबर c बटे a। देखिए c बटे a है कि नहीं है, c अर्थात अचर पद, ये देखिए ऋण 15 है, ऋण 15, a मतलब वर्ग का गुणांक, t वर्ग, इसका गुणांक कितना है 1, तो ऋण 15 को हम ऋण 15 बटे 1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब यहाँ क्या लिखना है हमें, 15 क्या है, अचर पद, अचर पद, अचर पद, और a क्या है, जो यहाँ a था वो यहाँ a है, अर्थात t वर्ग का गुणांक, t वर्ग का गुणांक, t वर्ग का गुणांक। तो इस प्रकार से अभी हमने इन दो प्रश्नों के हल किए। आगे और अगले वीडियो में और प्रश्नों के हल आपको बताएंगे।